गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे लक्ष्य इंस्टीट्यूट में स्वागत है। कल हमने पढ़ा था मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो आज मैं पढ़ाऊंगी फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए, समझिए, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपको मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट में डिफरेंसेस आते हैं कि दोनों के बीच में अंतर बताइए क्या है, ठीक है। देखिए, कल हमने डायग्राम से समझा था मेल गैमेटोफाइट को। आज भी हम क्या पढ़ेंगे? डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसको हिंदी में कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद का विकास। क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद्भिद का विकास। कि मादा में युग्मकों का विकास कैसे होता है, ठीक है। जैसे मैंने आप लोग को नर युग्मकोद्भिद में बताया था कि एक नर युग्मक का विकास किस तरह से होता है, और नर युग्मक की मैंने प्रथम कोशिका आपको बताया था परागकण होती है। उसी तरह मादा में भी प्रथम कोशिका होती है। उससे पहले हम फीमेल पार्ट को समझ लेते हैं। पुष्प के भाग में आपको फीमेल पार्ट के बारे में बताया था। ये होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अंडाशय बनाएंगे, और यही ऊपर जा रही है वर्तिकाग्र, और उस सबसे ऊपर होता है वर्तिकाग्र, ठीक है। इसका नाम है अंडाशय और इसका नाम है वर्तिका। इसका नाम है वर्तिकाग्र। अब हमें ये समझना है कि जो मादा युग्मकोद्भिद है, इसका विकास मादा के किस भाग में होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि मादा के किस भाग में विकसित होते हैं मादा युग्मक। देखिए, इस अंडाशय के अंदर आपको पहले भी मैंने बताया था कि बीजांड उपस्थित होता है, ठीक है। ये क्या है? बीजांड, इस तरीके से। और इस बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होते हैं। भ्रूण कोश की संरचना होती है जिसमें प्रतिमुखी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और अंडजनन सहायक कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। यह आपने पढ़ा था किसमें? बीजांड की संरचना में। अब बीजांड की संरचना में आपने ये मादा के भाग को मैंने बताया है कि ये क्या है आपका? बीजांड है, और बीजांड के अंदर है आपका भ्रूण कोश, ठीक है। तो इस भ्रूण कोश में ये पूछा जाता है कि मादा युग्मक कहाँ बनते हैं। मादा युग्मक से भ्रूण कोश का निर्माण होता है, ये बताया था आपको। डबल फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि भ्रूण कोश कैसे बनता है। अब हमें मादा युग्मक का पढ़ना है कि मादा युग्मक कहाँ विकसित होते हैं। ये आपका क्वेश्चन आता भी है कि आवृतबीजी पौधों के उस अंग का नाम बताइए जहाँ पर मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो मादा युग्मकोद्भिद के विकास के लिए, यानी फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के लिए, हमें बीजांड को पढ़ना होगा। यानी ये बीजांड है आपका, ठीक है। बीजांड की संरचना कैसी होती है, इसको भी डायग्राम से समझेंगे। बीजांड के अंदर उपस्थित होता है भ्रूण कोश, बाहर यहाँ पर क्या होते हैं? अध्यावरण होते हैं। ये पढ़ाया था आपको कि बीजांड की संरचना में दो अध्यावरण उपस्थित होते हैं। एक होता है बाह्य अध्यावरण और एक होता है अंतःअध्यावरण, ठीक है। और यहीं पर अध्यावरण के पास में
क्या उपस्थित होता है? बीजांड काय उपस्थित होता है। एक सेकेंड, इसको सबसे पहले हमें बताना है कि बीजांड काय कहाँ पर उपस्थित होगा। इस अध्यावरण के पास में एक ये जाता है बीजांड। बीजांड की जो संरचना में ये इस तरीके से जाके यहाँ पे एक बीजांड ग्रंथ का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये बीजांड ग्रंथ के पास में क्या होता है? हाइलम, हाइलम बनता है। अब देखिए इसमें इस संरचना में जो आपकी बीजांड की संरचना है, ये जहाँ पर प्रतिमुखी कोशिकाएं बनती हैं इस सिरे को हम क्या कहते हैं? निभाग, ठीक है। और जहाँ पर सहायक कोशिकाएं और अंड कोशिकाएं बनती हैं उस सिरे को हम कहते हैं बीजांड द्वार। और इस बीजांड द्वार, ये जो निभाग का सिरा है, इसी निभाग के सिरे पर एक ऊतक होता है जिसे हम कहते हैं बीजांड काय ऊतक, ठीक है, जो क्या कहलाता है? बीजांड काय ऊतक कहलाता है। तो इस मादा मुकोद्भिद का जो विकास होता है वो इसी बीजांड काय ऊतक में होता है। तो हम कैसे बताएंगे कि मादा मुकोद्भिद का विकास कहाँ पर होता है? तो इसी से हम इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। ये संरचना किसकी है? बीजांड की। ये संरचना किसकी है? बीजांड की है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना के अंदर, देखिए ये संरचना आपकी बीजांड की है और इस बीजांड की संरचना के अंदर क्या स्थित है? बीजांड काई ऊतक, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि बीजांड की संरचना के अंदर स्थित बीजांड काय या बीजांड काई ऊतक में, इस ऊतक के अंदर क्या पाई जाती है? गुरु बीजाणु, ठीक है। इस ऊतक के अंदर गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। तो इस गुरु बीजाणु कोशिका से ही मादा मुकोद्भिद का निर्माण होता है। यानी ये गुरु बीजाणु कोशिका पहले बनाती है क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका और फिर क्या होता है? उसी क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका से मादा मुकोद्भिद विकसित होता है, ठीक है। देखिए कैसे, तो इसकी परिभाषा ये हो गई कि बीजांड की संरचना के अंदर स्थित बीजांड काई ऊतक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। कोशिका पाई जाती है। यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया होगा अच्छे से कि इसकी परिभाषा आप क्या बताएंगे कि जो बीजांड है, ठीक है, बीजांड की संरचना के अंदर स्थित बीजांड काई ऊतक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती हैं और इसी गुरु बीजाणु कोशिका से मादा मुकोद्भिद बनता है, ठीक है। अब इस प्रकार की कोशिकाएं जब पाई जाती हैं या फिर इस प्रकार के परिवर्धन को हम क्या कहते हैं? अब ये भी सीखना है। देखिए इस क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं भ्रूण कोश की संरचना और ये है यहाँ पर क्रियात्मक गुरु बीजाणु, सॉरी गुरु बीजाणु कोशिका, ठीक है। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे कि गुरु बीजाणु कोशिका। ये किसकी संरचना बनाई है? गुरु बीजाणु कोशिका की संरचना यहाँ पर बना दी है, ठीक है। अब देखिए, अब इस गुरु बीजाणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब हमने नर मुकोद्भिद पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि उस मेल गैमेटोफाइट की पूरी प्रोसेस में 2 बार समसूत्री विभाजन हुआ था, जिसके कारण
मेल गैमेटोफाइट का निर्माण हुआ था, ठीक है। लेकिन मादा युग्मकोद्भिद में इसमें क्या होगा कि पहले तो हम क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करेंगे, फिर जाके इस पूरी प्रोसेस में 3 बार समसूत्री विभाजन के माध्यम से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, क्रियात्मक गुरु बीजाणु बनाते हैं। देखिए कैसे बनता है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, एक बात याद रखना, जो अर्धसूत्री विभाजन होता है उसमें केंद्रक का विभाजन 1 से 4 केंद्रक का निर्माण होता है, या फिर 1 से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। 1 से 4 केंद्रक का निर्माण। अब ये संरचना जो है, यहाँ पर कितने केंद्रक का निर्माण करेगी, केंद्रक का विभाजन होगा। ये केंद्रक विभाजन कितने भागों में बटेगा, 1 से 4 भागों में बटेगा। तो जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका बनने से पहले जो 3 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, और जो 4th सेल का निर्माण होता है, यानी जो लास्ट वाली सेल है, जो लास्ट वाली कोशिका है जो बनती है, वो हमारी हो जाती है क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका। क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका। और इस प्रकार के गुरु बीजाणु को, या इस प्रकार के विकास को हम कहते हैं एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन। एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्धन। इस प्रकार का परिवर्धन एक बीजाणु कहलाता है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से बनी हमारे पास 4 कोशिकाएं, ठीक है। जो अर्धसूत्री विभाजन हुआ था उससे कोशिकाएं बनी थी, 4 बनी थी। लेकिन हमें क्या चाहिए था, सिर्फ क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका। तो इसमें 1 से 4 कोशिका बनने की वजह से जो तीनों कोशिकाएं हैं, या फिर जो तीनों एक केंद्रक 4 कोशिकाओं में विभाजित हुआ था, उनमें से 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। 3 कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और जो लास्ट वाली कोशिका होती है वो एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करती है। इसीलिए इस प्रकार के परिवर्तन को हम एक बीजाणु भ्रूणकोश परिवर्धन कहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहते हैं, एक बीजाणु भ्रूणकोश परिवर्तन कहते हैं। अब ये एक बीजाणु भ्रूणकोश जो परिवर्तन है वो देखा कहाँ गया था सबसे पहले, और किसने देखा था, ये भी इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यूज में आता है। देखिए सबसे पहले ये पॉलीगोनम पादप में देखा गया था। पॉलीगोनम पादप में इसी प्रकार का भ्रूणकोश पाया गया था, एक बीजाणु भ्रूणकोश। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि पॉलीगोनम पादप प्रकार का, या कहें कि पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्तन, भ्रूणकोश परिवर्तन कहते हैं। इसीलिए हम इसको एक बीजाणु भ्रूणकोश भी कहेंगे, और इसीलिए हम इसको पॉलीगोनम पादप प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्तन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इस भ्रूणकोश को देखा गया था वो पॉलीगोनम का पादप था, जिसमें इस प्रकार का भ्रूणकोश पाया जाता है, ठीक है। और हम किस में पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आवृतबीजी के पौधों का भ्रूणकोश, ठीक है। आवृतबीजी मैंने बताया था कि क्या होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें फूल पाए जाते हैं, जिनका बीज आवरण युक्त होता है, ठीक है। और इसको सब पहले कहाँ देखा गया था, तो किस में देखा गया था, पॉलीगोनम पादप में। हम ये लिख सकते हैं कि इस प्रकार के भ्रूणकोश को
सबसे पहले पॉलीगोनम पादप में, और ये देखा किसने था? साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, स्ट्रॉसबर्गर ने। स्ट्रॉसबर्गर ने, इन्होंने निषेचन की भी खोज की थी। ये वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने, मैंने बताया था, निषेचन की खोज की है। तो इस प्रकार के भ्रूणकोश को सबसे पहले पॉलीगोनम पादप में स्ट्रॉसबर्गर ने देखा था। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार के भ्रूणकोश, ये किस प्रकार का भ्रूणकोश है, इसको कहाँ देखा गया था, सबसे पहले किसने देखा था, और एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, या क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका कैसे बनती है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। देखिए, ये संरचना जहाँ हम इसको पढ़ रहे हैं, जो मादा मुखोद्भिद है, जिस संरचना के अंदर ये होती है वो क्या है? बीजांड है। ठीक है, बीजांड के अंदर एक बीजांडकाई ऊतक पाया जाता है, और इस ऊतक में ही गुरु बीजाणु कोशिका उपस्थित होती है, और इन्हीं गुरु बीजाणु कोशिका के माध्यम से ही क्या बनता है? एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बीजांड की संरचना के अंदर स्थित बीजांडकाय ऊतक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती हैं, और ये गुरु बीजाणु कोशिका करती क्या है? इनका काम होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण करना। ठीक है, तो कैसे बनती है ये? जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन क्या करता है? 1 से 4 केंद्रक का निर्माण करता है। ठीक है, क्या चीज विभाजित होती है? केंद्रक। और केंद्रक का निर्माण कितनी बार होता है? 1 से 4 बार। और यहाँ पर क्या होता है मादा मुखोद्भिद में कि जो चार सेल्स बनती हैं उनमें से ये तीनों सेल्स नष्ट हो जाती हैं, और जो एक लास्ट की सेल बचती है जिसका नाम हो जाता है क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका। ठीक है, अब यही क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका को हम कहते हैं कि एक बीजाणुक भ्रूणकोश परिवर्तन। एक बीजाणु, क्योंकि ये किससे बना है? केवल एक ही कोशिका बनी है, एक ही स्पोर का निर्माण हुआ है, बाकी के 3 स्पोर्स क्या हो गए? डिलीट हो गए या नष्ट हो गए। ठीक है, इसीलिए अब इस प्रकार के बीजाणु का जो भ्रूणकोश है, या इस प्रकार का जो भ्रूणकोश है, वो कहाँ देखा गया था? तो वो पॉलीगोनम पादप में देखा गया था। इस प्रकार का भ्रूणकोश जिसको हम पॉलीगोनम पादप प्रकार का भ्रूणकोश परिवर्तन कहते हैं। अब इस पॉलीगोनम प्रकार के जो भ्रूणकोश है, इसको सबसे पहले पॉलीगोनम पादप में देखा गया था। ठीक है, किसने देखा था? स्ट्रॉसबर्गर ने देखा था। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब चलते हैं आगे, अब बनाते हैं मादा मुखोद्भिद कि कैसे बनता है। तो मादा मुखोद्भिद के लिए क्या चाहिए हमें? क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका। इरेज कर लें। चलिए देखिए अब कि इसमें क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका से एक मादा मुखोद्भिद कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका की संरचना। अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से अभी क्या बना था? क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका। ये बन गया क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका। ठीक है, भ्रूण कोश की संरचना बन गई, और इसको हम नाम देते हैं क्रियात्मक कोशिका। ठीक है, अब जब मैंने अभी बोला था पहले ही कि इस पूरे प्रोसेस में जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होगा, उस प्रोसेस में 3 बार समसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, 3 बार समसूत्री विभाजन होगा, और विभाजन किसका होगा? केंद्रक का। ये जो हमारे पास क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका आई है, वो कहाँ से कैसे आई है? वो आई है अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से,
और यहाँ पर अब हमें क्या करना है, भ्रूण कोश का निर्माण करना है। ठीक है, जो कि कैसा होता है, त्रिगुणित होता है। तो वो भ्रूण कोश कैसे बनेगा, वो भ्रूण कोश बनेगा समसूत्री विभाजन के माध्यम से। तो सबसे पहला विभाजन जो होगा क्या होगा, समसूत्री विभाजन। अब ये विभाजन होता किसमें, ये विभाजन केंद्रक में होता है। तो इस प्रकार का विभाजन क्या कहलाएगा, केंद्रक विभाजन कहलाएगा। तो अब ये समसूत्री विभाजन कैसे होगा, इसमें कितनी कोशिकाएं बनती हैं, इसमें 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 बनती है और 4 से 8। देखिए इस प्रकार के विभाजन में 1 से 2 कोशिकाएं, 2 से 4 और 4 से 8। ठीक है, इस प्रकार का समसूत्री विभाजन इसमें मादा मुकोद्भिद में पाया जाता है। और जो अभी अर्धसूत्री विभाजन बताया था मैंने, उसमें बताया था कि सीधे उसमें क्या होता है, एक केंद्रक से या एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अभी मैंने बोला है कि समसूत्री विभाजन में 1 से 2 कोशिकाएं बनती है या 1 से 2 केंद्रक। तो अब जब इसमें समसूत्री विभाजन हो रहा है केंद्रक में, तो अगली जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में जो भ्रूण कोश की संरचना है यहाँ पर भ्रूण कोश की जो संरचना है बनेगी, एक केंद्रक चला जाएगा निवाहक सिरे पे और एक केंद्रक आ जाएगा बीजांड द्वार पे। तो इस कोशिका को हम क्या कहेंगे, ये हो गया निवाहक सिरे पर और ये हो गया बीजांड द्वार सिरे पर। ठीक है, जहाँ से परागनलिका प्रवेश करती है, ये वही वाला हिस्सा है, वही वाला भाग है। तो जब ये केंद्रक एक आता है बीजांड द्वार की तरफ और एक आता है निवाहक सिरे पर, यानी समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो कोशिकाएं और जो केंद्रक होते हैं वो 2 समान बराबर भागों में बट जाते हैं, यानी उनका विभाजन समान बराबर भागों में होता है। तो जब एक ही केंद्रक 2 कोशिकाएं या 2 केंद्रक बना रहा है, तो एक कहाँ चला जाता है, निवाहक सिरे पर, और एक कहाँ चला जाता है, बीजांड द्वार पर। तो इस प्रकार के भ्रूण कोश की संरचना को हम कहते हैं एक नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर 2 है। एक बीजाणु तो ये था जिसमें एक केंद्रक था। ठीक है, अब यहाँ पर कितने केंद्रक हो गए, 2। तो क्या कहेंगे, 2 केंद्रकीय भ्रूण कोश। ये कैसी हो गई, 2 केंद्रकीय भ्रूण कोश की संरचना हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसमें फिर से समसूत्री विभाजन होगा। मैंने बताया था भी कि 3 बार समसूत्री विभाजन होता है इस प्रोसेस में। तो पहली बार के विभाजन में क्या हुआ कि जब पहली बार समसूत्री विभाजन हुआ तब यहाँ पर 2 केंद्र के भ्रूण कोश का निर्माण हुआ है। जब दूसरे स्टेप में समसूत्री विभाजन होगा और विभाजन होगा किसमें, केंद्रक में, क्योंकि केंद्रक में ही विभाजन हो रहा है। पहले भी बताया था कि समसूत्री विभाजन 2 स्टेप में पूरा होता है। पहले केंद्रक विभाजन होता है और इसके बाद कोश का द्रव्य विभाजन होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फिर से जब समसूत्री विभाजन होगा तो भ्रूण कोश की संरचना कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस संरचना में जब जो निवाहक सिरे पर है इसमें विभाजन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कितने केंद्रक बन जाएंगे, यहाँ पे 2 बन जाएंगे। और जो बीजांड द्वार पर केंद्रक है यहाँ पर विभाजित हुआ, ये भी केंद्रक विभाजन हुआ,
तो यहाँ पर कितने बच जाएंगे? 2। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि निवाहक सिरे पर 2 केंद्रक विभाजित हो गए, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए। और बीजांड द्वार पर भी जो एक केंद्रक था उसने कितने केंद्रक बना लिए? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे निवाहक सिरे पर 2 केंद्रक है, और यहाँ पे लिखेंगे बीजांड द्वार पर 2 केंद्रक। बीजांड द्वार पर 2 केंद्रक। जब पहली बार समसूत्री विभाजन हुआ था तो 2 केंद्र के भ्रूण कोश की संरचना तैयार हुई थी। सेकंड वाले में, सेकंड टाइम में जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पर 4 प्रकार की भ्रूण कोश की संरचना तैयार हो गई। तो इसको हम क्या कहेंगे? 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश। इस प्रकार की संरचना को कहेंगे 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश। आई होप कि आपको ये 3 स्टेप समझ आ गए होंगे यहाँ तक के। आगे बढ़ते हैं फिर से, यानी लास्ट टाइम समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन किसमें होगा? केंद्रक में, क्योंकि अभी तक विभाजन किसमें हो रहा था? केंद्रक। तो इसीलिए लास्ट टाइम भी केंद्रक ही विभाजित होगा। अब बनाते हैं फिर से भ्रूण कोश की संरचना को। डायग्राम बढ़िया करके बनाए, समझ आए जिससे। सही बन रहा है वैसे तो। अब यहाँ पर समसूत्री विभाजन होगा फिर से। ये लास्ट अटेम्प्ट है समसूत्री विभाजन का, ठीक है। क्या कैसे होगा? यहाँ पर 2 निवाहक है, निवाहक सिरे पर 2 केंद्रक है। अब जब ये दोनों केंद्रक में विभाजन होगा तो ये दोनों कितनी केंद्रक का निर्माण करेंगे? 4 केंद्रक का। निवाहक सिरे पर भी कितने केंद्रक हो गए? निवाहक सिरे पर 4 केंद्रक, और इसी तरह बीजांड द्वार पर भी 4 केंद्रक हो जाएंगे। बीजांड द्वार पर 4 केंद्रक। अब इस प्रकार के भ्रूण कोश को हम क्या कहेंगे? अब ये भ्रूण कोश 8 केंद्रकीय बन गया। यानी कि ये क्वेश्चन आता है आपका कि मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, या कितने केंद्रक की संरचना तैयार होती है। तो टोटल कितने केंद्रक हो गए? 8 हो गए आपके। तो इसको हम क्या कहेंगे? 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश। 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश। जो त्रिगुणित भ्रूण कोश की संरचना है उसमें 8 केंद्रक मिल करके एक त्रिगुणित भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। तो ये तो आपका हो गया 8 केंद्रक का निर्माण, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कोशिकाएं कितनी होंगी, यानी कोशिकाएं 8 केंद्रक और कोशिकाएं मिल करके एक मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करती है। तो केंद्रक का तो हमने पता लगा लिया कि इसमें कितने केंद्रक भाग ले रहे हैं? 8 केंद्रक। इस प्रकार की संरचना में 8 केंद्रक भाग लेते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में जो भ्रूण कोश है, जो हमारे पास 8 केंद्र के भ्रूण कोश बन गया है, ये सबसे पहले अपने क्रम में व्यवस्थित होंगे, ठीक है। 8 केंद्रक क्या होंगे? पहले ये एक इस तरीके की संरचना बना लेंगे जिसमें ये अपने क्रम में अरेंज हो जाएं। देखिए
इनका क्रम देखिए क्या होगा। इनमें से तीन केंद्रक तो तीन केंद्रक तो निवाहक सिरे पर चले जाएंगे। ये तीन केंद्रक निवाहक सिरे पर और तीन केंद्रक बीजांड द्वार पर, और दो केंद्रक कहाँ जाएंगे, केंद्रकीय कोशिका के बीच में। यहाँ पे जो अभी केंद्रकीय कोशिका का निर्माण होगा वहां पर क्या होगा, दो केंद्रक हो जाएंगे। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर क्रम हो गया, क्रम से व्यवस्थित हो गए केंद्रक। तो इस प्रकार का जो भ्रूण कोश है इसमें अभी सिर्फ क्या उपस्थित है, केंद्रक उपस्थित है, जो कि इस तरह से अरेंज है। ठीक है, अब यहाँ पर भित्ति का भी निर्माण होना चाहिए और कोशिका भी बननी चाहिए। कोशिका भी तो होनी चाहिए केंद्र को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाएं जनन में मदद करती हैं। जैसे कि हमने पुष्प में पढ़ा था, जिसमें से पुष्प के भाग में हमने पढ़ा था कि पुष्पासन के जो पुष्पासन है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, ठीक है, वो सब क्या कर रहे थे, बाह्य दल पुंज जनन में सहायता प्रदान कर रहे थे। इसी तरह से यहाँ पर भी कोशिकाओं का निर्माण होगा जो जनन में सहायता करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो इसको भित्ति का निर्माण होने के लिए या कोशिका का निर्माण होने के लिए कोशिका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन। किसका विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये पूरी प्रोसेस समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही हो रही है। समसूत्री विभाजन के माध्यम से ही मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो रहा है, और इसी विभाजन से ही यहाँ पर इस केंद्रक के बाहर भित्तियों का निर्माण होगा या कोशिकाओं का निर्माण होगा। वो कोशिकाएं कोशिका द्रव्य के विभाजन से यहाँ पर भित्ति निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, भित्ति निर्माण। अब हम बनाते हैं यहाँ पर एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना। कैसे बनती है वो, पहले हम भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले हम क्या बना लेते हैं, भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर। इस तरह से ये बन गया एक भ्रूणकोश का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इस भ्रूणकोश में केंद्रक तो उपस्थित है पहले से ही, तो केंद्रक का हम क्रम हम व्यवस्थित कर चुके हैं कि केंद्रक को ऑलरेडी अरेंज है यहाँ पे केंद्रक। तो अब इसके बाहर, इन केंद्रक के बाहर भित्ति का निर्माण करना है, यानी कि कोशिकाओं का निर्माण करना है। ठीक है, जो क्या हो, जनन में सहायता कर सके, इसीलिए निर्मित होनी है। तो यहाँ पर गुड मॉर्निंग, यहाँ पर भित्ति निर्माण होगा, भित्ति निर्माण होगा एक। ठीक है, यहाँ पर कितने कोशिका द्रव्य का जब विभाजन होगा तो जो निवाहक सिरे पर केंद्रक उपस्थित है, ये जो निवाहक सिरे पर केंद्रक उपस्थित है, और जो बीजांड द्वार सिरे पर जो केंद्रक उपस्थित है, पहले हम निवाहक का देख लेते हैं। तो निवाहक सिरे पर कोशिका द्रव्य के विभाजन से तीन भित्तियों का निर्माण होगा, यानी कितनी कोशिकाएं विकसित होंगी, तीन होंगी। इस तरह से ये तीन कोशिकाएं कोशिकीय बन जाएंगी। ठीक है, जो अभी आगे चल करके जब दोहरा निषेचन होगा तो उसमें हेल्प करेंगी, मदद करेंगी। इसी तरह जिस तरह निवाहक सिरे पर तीन कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, इसी तरह इस बीजांड द्वार पर भी होगा। तो बीजांड द्वार पर भी हम तीन कोशिकाएं बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये क्या कहलाएगा, अब यहाँ पर जो केंद्रक है,
ठीक है, ये केंद्रक, इनको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से। अब ठीक है, यानी कि अभी हमने केंद्रक अरेंज किए और कोशिका भित्ति अरेंज की है, लेकिन अभी केंद्रक की संख्या कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6, 6 है। ठीक है, अभी हमारे पास कितने केंद्रक बचे? 2 केंद्रक और बचे हैं, ये वाले 2 केंद्रक बचे हुए हैं। ठीक है, ये 2 केंद्रक कहाँ आ जाते हैं? ये आ जाते हैं बीच में, यानी कहाँ पर? जो केंद्र की कोशिका बनती है वहां पर आ जाते हैं। अब हम इस डायग्राम की नेमिंग कर लेते हैं, जिससे आपको पता चल जाए कि एक परिपक्व भ्रूणकोश में क्या क्या होता है, कौन क्या क्या कोशिकाएं भाग लेती हैं और क्या क्या कोशिकाएं बनती हैं। यहाँ पर कितनी कोशिकाओं से भ्रूणकोश बनता है? तो अब हम कोशिकाएं गिन लेते हैं पहले। यहाँ पर 3 कोशिकाएं बनी है निवाहक सिरे पर, 1 2 3, और 3 ही कोशिकाएं बनी है बीजांडद्वार सिरे पर, यानी 1 2 3। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6, और एक हमारी ये केंद्रकीय कोशिका होती है। तो इस पूरी संरचना में, इस पूरी प्रोसेस में कितने केंद्रक और कोशिकाएं भाग लेती हैं? ये जो संरचना बनी है 7 कोशिकीय, 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश की संरचना, एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना। क्या लिखेंगे हम? एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना। इस तरह से एक मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। अब हमारे पास जो एक परिपक्व भ्रूण कोश है, इसकी हम क्या करेंगे? यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं। देखिए, जो यहाँ पर यानी जो निवाहक सिरे पर कोशिकाएं उपस्थित हैं, इनको हम क्या कहेंगे? इनको कहेंगे प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल, या क्या कहलाएंगी? ये प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल। और जो बीच में हमारे पास केंद्रक है, ये क्या कहलाते हैं? 2 ध्रुवीय केंद्रक, या कहलाते हैं द्वितीय केंद्रक। ठीक है, पहले भी बताया था मैंने। ये हमारे पास जो है, जो सबसे बड़ी कोशिका है यहाँ पर, ये कौन सी है? अंड कोशिका। और जो अंड कोशिका के आसपास है, ये कहलाती है सहायक कोशिका, सहायक कोशिकाएं। और ये कहलाएगी जो बीच में सेल होती है, जिस सेल में ये कोशिकाएं, ये संरचना बनी हुई है, वो कहलाएंगी केंद्रकीय कोशिका। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी कोशिकाएं हो गई? 7 हो गई। एक, ठीक है, एक ये हो गई, और 3 ये हो गई। 3 1 4, और 3 ये हो गई। ठीक है, सॉरी, 3 ये है, एक ये 4, और 2 यहाँ पर सहायक कोशिकाएं हैं। 4 और 2 6, और एक कौन सी है? अंड कोशिका, जो हो गई 7। यानी कि मादा युग्मकोद्भिद का जब निर्माण होता है तो उसमें 7 कोशिकाएं भाग लेती हैं और 8 केंद्रक भाग लेती हैं, तब जाके एक परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना बनती है। इस तरह से आपको आज ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और आज ही मादा युग्मकोद्भिद का विकास क्लियर भी हो गया होगा सभी को। ठीक है, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं दोबारा से। जिसको नहीं समझ आया होगा उसे अब आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या होती है? गुरु बीजाणु कोशिका होती है, जो बीजांड की संरचना के अंदर स्थित होती है। ठीक है, बीजांड की संरचना के अंदर, बीजांड का ऊतक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है, और वही गुरु बीजाणु कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है।
और जो 4 कोशिकाएं होती हैं उनमें से एक कोशिका बचती है, 3 कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। और वही जो एक कोशिका बचती है वो क्या बनाता है, उससे क्या बनता है, एक क्रियात्मक। यहाँ पे लिख सकते हैं एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु कोशिका का निर्माण होता है। और इसी एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से एक भ्रूण कोश की संरचना बनती है जो कि मैच्योर होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का। आगे बढ़ते, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, केंद्रक, ये है केंद्रक। यहाँ पर अब समसूत्री विभाजन होगा। मैंने बोला भी था कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो एक कोशिका से 2 कोशिका बनाता है। इस तरह से, जैसे मान लीजिए आपके पास ये कोशिका है और इस कोशिका से कितनी कोशिका बनती हैं, 2 बनती हैं। और ये कोशिका फिर 2 संरचनाएं, मतलब 2 कोशिका या 2 केंद्रक बनाती हैं, और ये भी 2। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि एक कोशिका से 2 बन गई और 2 कोशिकाओं से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो गया। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें ये क्रिया, ये प्रोसेस है। ठीक है, युग्मक जनन में, युग्मक जनन में बताएंगे कि किस तरह से ये बनती हैं सेल्स। ठीक है, उसमें भी समसूत्री विभाजन के माध्यम से होता है। देखिए इसमें, देखिए जो समसूत्री विभाजन का समसूत्री जो विभाजन है वो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 केंद्रक बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर केंद्रक का विभाजन हुआ है, एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन गए। तो ये संरचना क्या कहलाएगी, 2 केंद्रकीय भ्रूणकोश कहलाएगी। इनमें से एक केंद्रक निवाहक सिरे पर और दूसरा केंद्रक बीजांड द्वार पर आ जाता है। ठीक है, ये तो आपका पहला समसूत्री विभाजन है। ठीक है, सेकंड स्टेप में आते हैं। इसमें पूछा जाता है कि जो सेकंड स्टेप में समसूत्री विभाजन होता है जब केंद्रक में, तब कितने केंद्रक बनते हैं, तब हमारे पास यही 2 केंद्रक जो बने थे। ठीक है, पहले विभाजन में, पहले समसूत्री विभाजन में यही दोनों केंद्रक यहाँ पर फिर से विभाजित हो जाते हैं। तो निवाहक सिरे पर 2 केंद्रक बन जाते हैं और बीजांड द्वार पर भी 2 केंद्रक बन जाते हैं। इस तरह से इस संरचना को क्या कहेंगे, 4 केंद्रकीय भ्रूणकोश कहते हैं। फिर से एक बार विभाजन होता है, यानी तीसरी बार में जब केंद्रक विभाजित होता है तो निवाहक सिरे पर 4 केंद्रक बनाता है और बीजांड द्वार पर भी 4 केंद्रक बनाता है। तो ये संरचना जो हमारे पास आती है 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश की संरचना आती है। तो इस प्रकार से 8 केंद्रक निर्माण हो जाते हैं। ठीक है, 8 केंद्रक बन जाते हैं। और जब ये 8 केंद्रक बन जाते हैं और 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश तैयार हो जाता है यहाँ पर, तो अब ये 8 केंद्रक क्या होते हैं, एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब तक केंद्रक क्रम में व्यवस्थित नहीं होंगे तब में भित्तियों का निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी कोशिका का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए इनको व्यवस्थित होना जरूरी होता है। अब ये इस स्टेप में क्या होता है कि जो 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश है वो एक क्रम में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिनमें से 3 निवाहक सिरे पर पहुंच जाते हैं और 3 बीजांड द्वार पर। और 3 कहाँ पहुंच जाते हैं, ये जो केंद्रकीय कोशिका है, सॉरी 3 नहीं 2, हाँ, ये जो 2 केंद्रक है, ठीक है, ये किस पे जाते हैं, केंद्रकीय कोशिका पर। ये है केंद्रकीय कोशिका। देखिए 3 कहाँ पर है, निवाहक सिरे पर। 2 केंद्रक कहाँ पर है, केंद्रकीय कोशिका पे। और 3 है बीजांड सिरे पर। अब टोटल ओवरऑल कितने केंद्रक हो गए, 8 केंद्रक। तो ये कैसी संरचना है, 8 केंद्रकीय, ये 8 केंद्रकीय संरचना बन जाती है। अभी सिर्फ यहाँ पर केंद्रक का ही निर्माण हुआ है, यानी 8 केंद्रक की संरचना बन चुकी है। तो इस पूरे प्रोसेस में कितने केंद्रक भाग लेते हैं, 8 लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, कोशिका द्रव्य, ये स्टेप है जिसमें भित्ति का निर्माण हो पाएगा, यानी कोशिकाओं का निर्माण हो पाएगा। तो उसके लिए कोशिका द्रव्य विभाजन होना जरूरी है। कोशिका द्रव्य विभाजन हो करके भित्ति निर्माण करता है। भित्ति निर्माण कहाँ पे करता है, केंद्रक के बाहर। अगर भित्ति नहीं बनेगी तो दोहरे निषेचन की जो क्रिया है, ठीक है, उसमें सहायता कैसे मिलेगी। इसलिए भित्तीय कोशिकाएं जो बनती हैं ये जनन में सहायक बनती हैं। ठीक है, सहायता करती हैं। तो इस तरह से केंद्रक, जहाँ केंद्रक जो निवाहक सिरे पर उपस्थित है या जो अरेंज है
वहां पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं बन जाती हैं। प्रतिमुखी कोशिकाएं कितनी बन गई यहाँ पर? 3। यहाँ पर 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं बन जाती हैं, ठीक है। और एक सेल तो यही है जो बीजांड की, जो भ्रूण कोश की संरचना बनाती है। तो एक केंद्रकीय कोशिका का निर्माण हो जाता है। नीचे आते हैं कहाँ पे? बीजांड द्वार के सिरे पर। इस सिरे का नाम याद रखिएगा, ये है निवाहक सिरा। क्योंकि क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है कि प्रतिमुखी कोशिकाएं बीजांड के किस सिरे पर उपस्थित होती हैं या कहाँ पर उपस्थित होती हैं, और ये सिरा क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। अब यहाँ पे निवाहक सिरे पर 3 कोशिकाएं विकसित हो गई और एक केंद्रकीय कोशिका बन गई। बीजांड द्वार सिरे पर जो सहायक जनन कोशिका है, जो अंड जनन के आसपास होती है, ठीक है, वो कितनी है? यहाँ पर 2 सहायक कोशिकाएं बन गई। और अंड कोशिका कितनी है? 1। तो टोटल कोशिका कितनी हो गई? 3, 4, 2, 6 और 1 7। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में 7 कोशिकाएं या 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय की संरचना बनती है, यानी एक मादा परिपक्व भ्रूणकोश की संरचना बन जाती है। अब यहीं पर आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आवृत बीजी पौधे के उस अंग का नाम बताइए, उस अंग का नाम बताइए जो मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, या जहां पर मादा युग्मकोद्भिद का, जहां पर कर लीजिए यहाँ पे, जहां पर मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो आप कह सकते हैं कि बीजांड की संरचना के अंदर स्थित, बीजांड की संरचना के अंदर स्थित बीजांडकाय ऊतक में, ठीक है, गुरु बीजाणु, बीजांडकाय ऊतक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। गुरु बीजाणु कोशिका में। हाँ, क्या बात, पढ़ना नहीं है? हाँ वही तो, अब तो उठ पाए हो तुम लोग तो। पढ़ना अच्छा, सही है, बढ़िया है। देखिए, बीजांडकाय ऊतक में गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। एक तो इसका आंसर हम ये दे सकते हैं, और अगर 1 वर्ड में इसका आंसर देंगे तो हम लिख सकते हैं कि भ्रूण कोश में, कि मादा युग्मकोद्भिद का जो विकास हो रहा है वो कहाँ होता है? बीजांड की जो संरचना भ्रूण कोश है उसमें हो रहा है। क्योंकि हमारे पास ये क्या बन रहा है? एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना। तो इसीलिए इसका आंसर हम ये भी दे सकते हैं कि एक आवृतबीजी पौधे के उस अंग का नाम बताएं जहां पर मादा युग्मकोद्भिद विकसित होता है। तो कहाँ पे होता है? भ्रूण कोश में होता है, ठीक है। एक तो ये दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका है, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में या मादा युग्मकोद्भिद के विकास में कितने केंद्रक
और कितनी कोशिकाएं भाग लेती हैं? कितनी कोशिकाएं भाग लेती हैं? तो अभी हमने देखा, इसको पढ़ा मादा गिलकोद्भिद को, तो इसमें साफ हमें पता चला कि 7 कोशिकाएं भाग लेती हैं और 8 केंद्रक भाग लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 7 कोशिकाएं भाग लेती हैं और 8 केंद्रक भाग लेते हैं मादा गिलकोद्भिद के पूरे प्रोसेस में या पूरी इस विकास की क्रिया में। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपका मादा गिलकोद्भिद था और आप सभी को आज ये अच्छे से समझ आ भी गया होगा। अब हम कल आएंगे नए टॉपिक के साथ। अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर एंड करती हूँ।